अ चाइल्ड इज बोर्न रिटन बाय जर्मेन ग्रियर। ये चैप्टर है क्लास 12 बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की रेनबो बुक का चैप्टर 7 और आज हम ये चैप्टर कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चैप्टर शुरू करने से पहले इसको एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। It explores the cultural peculiarities of the East and the West regarding childbirth and parent-child relationship. तो ये जो जर्मेन ग्रियर है ये एक फेमिनिस्ट राइटर है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने फीमेल की अलग अलग सिचुएशंस सोसाइटी में उनके बारे में लिखा है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है अ चाइल्ड इज बोर्न, ये उनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इस किताब में से ये एक पार्ट लिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसमें वो क्या बता रही है, किस चीज के बारे में बात कर रही है? वो ये कहती है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, जैसे कि नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, एक फीमेल एक बच्चे को बियर करती है, 9 महीने तक उसे अपने पेट में रखती है और फाइनली उसका बर्थ होता है। तो ईस्ट और वेस्ट की जो सिविलाइजेशंस है, ईस्ट यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इन कंट्रीज में जो अलग अलग प्रथाएं चलती हैं इस चीज से रिलेटेड, उसके बारे में राइटर ने यहाँ पर लिखा है और वो कहती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो दो चीजों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की है, चाइल्ड बर्थ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इन दोनों चीजों के लिए ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या फर्क है कल्चर्स में, इसके बारे में यहाँ पर जर्मेन ने बात की है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। The ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied. Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures. Psychic का मतलब है mental, something related to the laws of the mind, means आपके दिमाग की वर्किंग से रिलेटेड जो बात होती है। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज यहाँ पे हुई हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं, जो कि धीरे धीरे बदलते टाइम के साथ मॉडर्नाइज जल्दी जल्दी नहीं होती। तो कह रही कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है वहां पर चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन उनका एक जो कॉमन बेसिस है वो क्या है? The fact that they are accepted culturally and collectively so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures. मीन्स कि जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी नई लड़कियां हैं जो माँ बनती हैं, वो अपने पुराने ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, जैसा उनकी मदर ने किया, उनकी ग्रैंड मदर ने किया, वो भी उसे ही एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनका साइकिक, उनका माइंड का वर्किंग ऐसा है, उन्हें लगता है कि अगर वो प्रोसीजर को रीइन्वेंट करेंगी, मीन्स एक अगर मॉडर्न तरीका अपनाएंगी, एक नया तरीका अपनाएंगी, तो उससे क्या होगा, उनके ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा, बोझ पड़ जाएगा कि उन्हें खुद से ही सारे तरीके अपने हिसाब से बनाने हैं। इसलिए वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि इस बर्डन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो तरीका चलता आ रहा है ट्रेडिशनली उसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of a community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about with taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable. पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल, मीन्स जो पॉसिबिलिटीज हैं। कैटास्ट्रोफ मीन्स डिजास्टर, एक्सट्रीम सफरिंग मीन्स एक ऐसे हालात जो कि आपको बहुत सफर कराते हैं, बहुत दुख देते, कष्ट देते हैं। रिचुअल का मतलब है एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। यहाँ पे रिचुअल का मतलब ये आपकी जो दिनचर्या होती है, मीन्स एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म है जो आपको फॉलो करना है एज अ बिहेवियर, उसे रिचुअल कहा गया है। Hems here means surrounds or hedges something to control, means कोई ऐसी चीज जो कि आपके दिमाग के आसपास आपको घेर के रखी हुई, कैसा विचार जिसने आपको घेर के रखा हुआ है। टैबू मीन्स कल्चरली फोरबिडन एक्टिविटीज, ऐसा कार्य जो कि आपके कल्चर में, आपकी सोसाइटी में प्रोहिबिट किया गया है, उसे गलत माना जाता है, उसे टैबू कहते हैं। प्रोहिबिशन मीन्स वर्क्स नॉट अलाउड बाय लॉ टू बी डन। प्रोहिबिशन मीन्स ऐसा कार्य जिसे कि आपकी जगह का, आपके कंट्री का, आपके एरिया का लॉ अलाउ नहीं करता। एंजाइटी मीन्स वरी और नर्वसनेस, चिंता। अब यहाँ पे राइटर कहती है
कि जब भी कोई फीमेल मदर बनती है तो उसकी जितनी भी फैमिली है, जितने भी लोग उसके आसपास हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसा ना हो कि बच्चा ठीक से बॉर्न ना हो, या उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, या कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, या लड़की को कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो वो इतना नेगेटिव सोचते हैं कि कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। तो यही सोच वो उस लड़की को भी फॉरवर्ड करते हैं जो प्रेग्नेंट है। तो वो क्या सोचती है कि उसकी सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज है जिन्हें के फॉरबिड किया गया है, जिन्हें के अलाउड नहीं है करना, चाहे वो लॉ में हो या फिर सोसाइटी के हिसाब से हो। तो उससे क्या होता है कि वो सब काम नहीं करती जो प्रेगनेंसी के टाइम अलाउड नहीं है। इससे क्या होता है, उसकी चिंता मैनेजेबल हो जाती है, उसे फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उसे ये लगता है कि हाँ, जो भी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इससे उसकी चिंता कम हो जाती है और वो अपनी एंजाइटी को मैनेज कर पाती है, उसके एंजाइटी लेवल्स कम रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। A woman who observes all the prohibitions and carries out all the rights will be actively involved in holding the unknown at bay. Rights here means all the actions. तो यहाँ पे फर्दर राइटर कहती है कि एक ऐसी औरत जो कि अभी प्रेग्नेंट है और वो सारी प्रोहिबिशंस और सारी एक्टिविटीज को उसी तरह फॉलो करती है जिस तरह से ट्रेडिशनली उसकी फैमिली में होता आ रहा है, तो क्या होगा, शी विल होल्ड द अननोन एट बे। इसका क्या मतलब है, कोई भी जो अनहोनी है, कोई भी जो ऐसा रिजल्ट है जो आप नहीं चाहते, मींस कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, वो नहीं होगा। तो ये माना जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन वो सारी प्रोहिबिशंस, वो सारी मनाहियों को फॉलो करे, जो कि कहा जाता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और जो करना चाहिए वो सब करती है, तो उससे क्या होगा, वो कोई भी आपदा, कोई भी अनहोनी को होने नहीं देगी, तो वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। She will have other reinforcements for many of the ritual observances of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk, and then the other members of the community. Reinforcements means acts of making something stronger. जब भी हम किसी एक एक्टिविटी को या किसी चीज को सपोर्ट देते हैं बाहर से, तो हम उसे रीइंफोर्स कर देते हैं, हम उसे और मजबूत बना देते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहती है कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इसके जब अपनी ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करती है तो उसे बाहर से भी सपोर्ट मिलता है, जिससे कि वो और स्ट्रांग हो जाती है। वो सपोर्ट किससे मिलता है, पहले तो सबसे पहले उसके हस्बैंड से, फिर उसके किन्स फोक यानी कि उसके नियर एंड डियर वंस, जैसे कि उसकी माँ, उसकी बहनें और उसके इन लॉज, और तीसरे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी कि उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, उसकी जितनी भी नियर सोसाइटी है उसका भी सपोर्ट उसे मिलता है। Some of these behaviors will be sensible and useful, others magical, but they will all increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy and not that it is conducting her. Conviction means a belief. आपकी जो belief है, आप जिस चीज को मानते हैं। जब ये प्रेग्नेंट वुमन ऐसा बिहेव करती है, सेंसिबली बिहेव करती है, सेंसिबली मीन्स वो अपने ट्रेडिशंस को जैसा बिहेवियर करना चाहिए वैसा करती है, उसे फॉलो करती है, तो उससे क्या होता है, उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे मेन फायदा ये है कि उसे सिक्योर फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाएगी, और उसे ये भी लगता है कि वो कंट्रोल में है अपनी सिचुएशन के, और ना कि वो अपनी प्रेगनेंसी के कंट्रोल में। मीन्स उसे नहीं पता कि क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। The remnants of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own super rational and confused lifestyle. Remnants means remains, means कोई बची खुची बातें। Prophylaxis means the action which is taken to prevent a disease, means कोई ऐसा preventive action जिसे हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई डिजीज ना हो जाए। और ओल्ड वाइज टेल्स क्या होती हैं, ऐसी कहानियां जो कि पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को पास ऑन होती हैं, ऐसी कहानियां जो कि बहुत पुरानी होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। तो हमारी राइटर यहाँ पे कहती है कि जितनी भी पुरानी कहानियां हैं उनमें भी हमें ये सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए,
और ऐसे एक्शंस प्रिवेंट करेंगे जिससे कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। तो कहती है कि हमारा लाइफस्टाइल सुपर रैशनल है, हम लॉजिक पर चलते हैं और हम थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन ये जो कहानियां हैं ये हमारी सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व कर देती हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम ये सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। One university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth, performing them in deep silence and total recollection at the same time every day, come hell or high water. Prenatal means before birth. जन्म से पहले जो एक्सरसाइज की जाती हैं या जो भी प्रोसीजर होता है उसे प्रीनेटल कहते हैं। जन्म के बाद होता है पोस्टनेटल। ठीक है। एक्सप्लॉइट यहाँ पर किस चीज को कहा जा रहा है? फिजिकल एक्सप्लॉइट क्या है? इट मीन्स अ ब्रेव एक्साइटिंग एक्ट, और यहाँ पर फिजिकल एक्सप्लॉइट है चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस। जब वो बर्थ देती है बच्चे को तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो एक्सप्लॉइट होती है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कार्य में, उसे फिजिकल एक्सप्लॉइट कहा गया है। कम हेल और हाई वाटर एक फ्रेज है, इसका मतलब है वट एवर डिफिकल्टीज में कम, मीन्स चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए आप फिर भी उस कार्य को करते रहेंगे। तो यहाँ पे राइटर कहती है कि मेरे एक्वेंटेंस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, वो आपका फ्रेंड नहीं होता लेकिन जान पहचान होती है। तो कहती है कि एक लड़की थी जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, मीन्स काफी पढ़ी लिखी थी, वो राइटर की एक्वेंटेंस थी, जानने वाली थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे जो प्रेगनेंसी है वो उसकी असाइनमेंट है, मींस वो बहुत ज्यादा सीरियस ले रही थी, हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस थी और वो बहुत मेटिकुलस थी। मेटिकुलस मींस यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल द डिटेल्स। वो क्या करती थी? जो भी डेवलपमेंट हो रही थी उसे नोट करती थी। सो शी वॉज वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द हैपनिंग्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन हर बॉडी, ऑल द चेंजेस शी वॉज एक्सपीरियंसिंग, वो उन सबको नोट करती थी। और वो क्या करती थी? जो प्रीनेटल एक्सरसाइजेस उसको बताई गई थी ताकि वो फिट रहे और वो हेल्दी बेबी को जन्म दे सके, वो सारी एक्सरसाइजेस को वो बहुत स्ट्रिक्टली करती थी, एज इफ इट वॉज अ रिचुअल ऑब्जर्वेंस। मीन जैसे हम कोई रिचुअल करते हैं, कोई हवन करते हैं जिसमें हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसी तरह से वो अपनी प्रीनेटल एक्सरसाइजेस को भी इतनी सीरियसली करती थी। और वो ये सोचती थी कि जब वो अगर ऐसे करेगी तो जब चाइल्ड बर्थ होगा उस समय उसकी बॉडी इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। और वो बिल्कुल चुपचाप हर रोज सेम टाइम एवरी डे ये एक्सरसाइजेस करती थी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन वो अपना शेड्यूल खराब नहीं करती थी। As well, she observed the old die-hard superstition that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck, and so one of my godchildren shot into the world without crib or napkins. Crib क्या होता है? पालना, जिसमें हम बच्चे को डालते हैं, और नैपकिन यहाँ पर है उसकी नैपीज हो गई या उसके लिए हैंकरचिप्स, टॉवल्स वगैरह। ठीक है। तो कह रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी उसे ये भी कहीं से सुना था, सुपरस्टिशन मीन्स एक ऐसा मिथ जिसका कोई बेस नहीं होता, तो उसने कहीं से ये सुना था कि अगर आप बेबी के पैदा होने से पहले उसके लिए सामान खरीदें, कोई पालना खरीदें, कोई कपड़े खरीदें, तो उससे बैड लक होता है। तो वो इतनी सीरियस थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी सामान नहीं खरीदा। और हमारी राइटर कहती है वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रिब और नैपकिन। शॉट इनटू द वर्ल्ड का मतलब है इट वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ। गॉड चिल्ड्रन क्या होता है? गॉड चाइल्ड होता है कि आपका वो, आपने उसे बायोलॉजिकल बर्थ नहीं दिया उस बच्चे को, लेकिन आप एक गॉड फादर या गॉड मदर बन गए हैं उसके लिए, मीन्स आप उसके केयर टेकर हैं काइंड ऑफ। तो राइटर कहती है कि वो उस बच्चे की गॉड मदर थी, तो कहती है कि मेरा एक गॉड चाइल्ड इस दुनिया में पैदा हुआ और उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने इस सुपरस्टिशन पर बिलीव किया था कि अगर बेबी के बर्थ से पहले कुछ भी खरीद लो तो उससे बैड लक होता है, और इसी वजह से उसने उसके लिए कुछ भी सामान नहीं खरीदा था। आगे फिर वो कहती है considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirths for months,
In the event, the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughter's head had appeared. तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि जो ट्रेडिशनल वेज थे उनमें बहुत एफर्ट किया जाता था ये देखने के लिए कि जो माँ है वो अपने बेबी का जो बर्थ है उस जर्नी को एंजॉय कर सके, और उसे ट्रेन किया जाता था कि हो सकता है उसे हॉस्पिटल में ना जाने को मिले तो अनमेडिकेटेडली उसका चाइल्ड का बर्थ होगा, मीन्स घर में ही चाइल्ड बर्थ कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि हॉस्पिटल उसे एडमिट ना करे, क्योंकि हॉस्पिटल के ये रूल्स हुआ करते थे कि जब तक कोई वुमन लेबर के सेकेंड स्टेज में नहीं आ जाती, यानी कि जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है उसका सिर जब तक दिखने नहीं लग जाता तब तक वो उस मदर को, उस प्रेग्नेंट वुमन को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते। तो अगर ऐसा होगा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा तो उसे प्रिपेयर किया जाता था कि अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ के लिए भी वो ठीक से ट्रेन हो। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that the mother and daughter discharged themselves after 2 days. अब वो हॉस्पिटल में थी, उसका बेबी वहां पे पैदा हुआ, लेकिन जो स्टाफ था वो ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए 2 दिनों में ही उन्होंने माँ बेटी ने वहां से डिस्चार्ज ले लिया, वो हॉस्पिटल से घर आ गई। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। अब टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? टेक्नो का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एंड क्रेटिक मीन्स द गवर्नेंस। तो जिस कंट्री में या जिस सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है वो टेक्निकल लोगों की बनाई जाती है उसे टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि जो बर्थ था बेबी का वो अनअटेंडेड था, मीन्स कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ ने इतना अटेंड नहीं किया था उस बर्थ को, वो इतना इन्वॉल्व नहीं थे। फिर वो कहती हैं कि जितनी भी नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, मीन्स ऐसी सोसाइटीज जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होती, वहां पर बर्थ हमेशा अटेंडेड होता है एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स। मीन्स वहां पे सिर्फ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पर कि मदर है वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती तो उसे मेडिकल केयर नहीं मिलती, तो उसका जो चाइल्ड बर्थ है वो अनअटेंडेड हो जाता है। नहीं तो सारे चाइल्ड बर्थ्स हमेशा अटेंडेड होते हैं, मीन्स मदर को हमेशा कोई ना कोई मिलता है जो कि उसकी टेक केयर करता है। Clearly, infant and mother mortality is greater in traditional births, but in our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live. तो यहाँ पे वो कह रही है कि जो ट्रेडिशनल बर्थ्स होते हैं, ट्रेडिशनल वे होता है चाइल्ड बर्थ का, मीन्स घर में ही बच्चा पैदा कर दिया जाता है, हॉस्पिटल नहीं जाते, उसमें इन्फेंट और मदर मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट हायर होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं कि माँ या बच्चे में से या दोनों ही मर सकते हैं। लेकिन जब हम इस चीज को यानी कि मोर्टेलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, हम जो जिंदा लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंस है चाइल्ड बर्थ का, उस एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि हम उसे एक सिस्टम में डाल देते हैं। जब उसे सिस्टम में डाल देते हैं, उसे नेचुरल नहीं रहने देते, तो वो उस नेचुरल एक्सपीरियंस को फील नहीं कर पाते। No one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible, nor that modern obstetric care, which has developed in the hospital setting, has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century. Obstetric क्या होता है? It is a branch of medicine concerned with the birth of children. मीन्स जो चाइल्ड बर्थ के दौरान मेडिकल स्टडीज की जाती है, वो डॉक्टर्स जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं उस स्टडी को ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि कोई भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा कि जब भी कोई इन्फेंट या मेटर्नल डेथ होती है वो एक ऐसी ट्रेजेडी है, एक ऐसी घटना है जो कि कोई भी नहीं चाहता कि हो, और जो हमारी मेडिकल केयर है वो इतनी ज्यादा इसीलिए डेवलप की गई है ताकि ये घटनाएं ना हो। और ये जो हॉस्पिटल है वहां पे एक ड्रामा बना दिया जाता है ताकि मेटर्नल और प्रीनेटल मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। और पिछली हाफ सेंचुरी यानी कि पिछले 50 सालों में ड्रामेटिक डिक्रीज देखा गया है मोर्टेलिटी रेट में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मेडिकल केयर। But it is not necessarily perverse to question whether our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival. Perinatal का मतलब है something related to pregnancy, चाहे
प्रेगनेंसी से पहले यानी कि डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, इस टाइम पीरियड में हम पेरीनेटल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परवर्स का मतलब है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, एक ऐसी बात जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वहां यहाँ पे वो कहती है इट इज नॉट अनएक्सेप्टेबल टू क्वेश्चन। तो हम ये एक सवाल उठाते हैं, सवाल क्या है कि हमारा एम है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसे हमने मिनिमम करना है, बिल्कुल कम से कम करना है। लेकिन उसके लिए हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है उसकी, कि जो ह्यूमन बींग्स का हक होता है कि वो अपने सर्वाइवल से ज्यादा अपनी जो लाइफ है उसे अपनी मर्जी से जिए, हम उस फ्रीडम को कर्टेल कर देते हैं, उस फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कह रही हैं कि डेथ रेट को कम करने के लिए हमने चाइल्ड बर्थ के प्रोसीजर को बिल्कुल टेक्निकल बना दिया है, मैकेनिकल बना दिया है, जिसकी वजह से जो मदर है और जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व होते हैं, वो उस एक्सपीरियंस को नेचुरल वे में फील नहीं कर पाते। Such as freedom to live their own lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values। ये यहाँ पे वो यही बात कह रही है कि हमने जब मेडिकल स्टडी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसकी मदद से हम मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट को कम से कम पे लाना चाहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमने इस प्रोसीजर को मैकेनिकल बना दिया, एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसे स्टेप बाय स्टेप हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो वुमन है जिसका बेबी पैदा हो रहा है उसे फ्रीडम नहीं मिलती कि वो अपने तरीके से बेबी को बर्थ दे और अपनी चॉइसेस इम्प्लीमेंट कर सके कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। नहीं, जब वो हॉस्पिटल चली जाएगी तो उसे एक चीज की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ वो सभी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में करने होते हैं। In many societies, women still go forth from their mothers' houses at marriage to live with the mother-in-law and the wives of their husbands' brothers। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर आज भी शादी के बाद जो वुमन होती है वो अपने माँ के घर से अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर वो अपनी सास और अपने पति के भाइयों की वाइफ्स के साथ रहती है। It is a truism of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। Anthropology is the study of human race, the origins, beliefs, etc. And truism means something which is true, जिसमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही। तो वो यहाँ पर कह रही है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सच है, और जो ह्यूमन रेस है जब हम उसकी स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट हमें बताई जाती है जो कि बिल्कुल सच है। और ये स्टेटमेंट ये है कि जो भी नव विवाहित लड़की होती है, जब तक वो एक बच्चे को पैदा नहीं करती तब तक वो अपनी इन-लॉज की फैमिली का हिस्सा नहीं बनती। If we consider that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged, it is understandable that the bride too longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother। Intimate means very close। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि जितनी भी सोसाइटीज हैं जिसमें कि अरेंज्ड मैरिज होती है यानी कि फैमिलीज आपस में मिलकर बच्चों की शादी करते हैं, उन फैमिलीज में जो दुल्हन होती है वो भी ये चाहती है कि उसका बच्चा हो जो कि उसके बहुत करीब हो, जिस तरह से वो अपनी माँ के करीब थी। The Western interpretation of such mores is that they are backward, cruel and wrong। It is assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory and exploitative and that all mother-in-laws are unjust and vindictive। Mores means conventions या फिर rules। Perfunctory means done as a duty without real interest, means कोई काम आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है लेकिन आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। Vindictive means spiteful और harmful, नफरत से भरा होना। और यहाँ पर वो कह रही है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो इन सारी सोसाइटीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है। वो कहता है कि ये सब बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, क्रूअल है और रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि इन सोसाइटीज में जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, वो सिर्फ ड्यूटी के लिए होता है, लेकिन दोनों को आपस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई अटैचमेंट, कोई अफेक्शन, कुछ नहीं होता। और ये एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, क्योंकि जितनी भी मदर इन लॉ होती हैं अनजस्ट होती हैं, फेयर नहीं होती और वो अपनी बहू से नफरत करती हैं। तो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इन ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल बिलीव्स को, कस्टम्स को इस तरह से इंटरप्रेट करता है।
One of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international fora conducted in which they cannot speak with fluency. Chauvinistic means related to an aggressive belief that one's own country or culture is better. मीन्स आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा डीपली ये मानते हैं कि आपका देश और आपके देश का जो कल्चर है वो दूसरों से बेहतर है. फोरा इज अ प्लेस ऑफ मीटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक ऐसी कॉमन प्लेस जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग आकर मिलते हैं और आपस में अपने आइडियाज अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और आइडियाज आपस में शेयर करते हैं. तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जितनी भी फेमिनिस्ट होती हैं मींस फीमेल राइट एक्टिविस्ट जो फीमेल के हक के लिए आवाज उठाती हैं वो शोविनिस्टिक नहीं होती और वो दूसरे कल्चर्स की विमेन से सीखना चाहती हैं कि उनके कल्चर में कैसे ट्रीट किया जाता है विमेन को. लेकिन कुछ विमेन ऐसी होती हैं वो ऐसे कल्चर से आती हैं कि वो साइलेंटली अपोज करती हैं अपनी सिचुएशन को, वो बोल नहीं पाती, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाती हैं जहां पर वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाती. इसलिए वो क्या करती हैं, वो वहां पर जाकर अपने कल्चर को तो रिप्रेजेंट करती हैं, वो वहां जाती हैं ये शो करने के लिए कि वो अप्रेस्ड हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो खुलकर उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, सिर्फ चुपचाप वहां पर जाकर प्रेजेंट हो जाती हैं और उनकी हालत से ही पता लगता है कि वो चुपचाप अपनी पोजीशन को अपोज करना चाहती हैं लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है. Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences even though the trips were a tremendous treat because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. Now, Sudanese means belonging to Sudan. Sudan is a very poor country in Africa. तो यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि बहुत सारे विमेन ऑफिशियल्स हैं जो सूडान कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और उन्होंने हमारी राइटर को ये बताया कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती थी लेकिन अब उन्होंने जाना बंद कर दिया. ऑल्दो वहां पर उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट मिलता था, वहां पर जाना बहुत अच्छा लगता था, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लेकिन वहां पर जाकर क्या होता था, उनसे कोई कंसल्ट नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, बल्कि उन्हें सब बताते थे कि तुम्हारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है. तो वो इस चीज से थक चुकी थी. वो कहती थी कि कोई हमसे तो नहीं पूछता कि हमारी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है जो वुमेन फेस कर रही हैं, बल्कि लोग पहले ही सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और वो हमें बताते हैं कि सूडान में वुमेन की ये प्रॉब्लम्स हैं. तो इस चीज से वो थक चुकी थी. Thus, we in the West would regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has born it. Although, of course, most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage. Outrageous means shocking and unacceptable. तो राइटर कहती है कि हम लोग जो कि वेस्ट में रहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो कहते हैं कि हम लोगों को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि एक वुमन अपना नाम छोड़ देती है और उसका जो पहला बच्चा होता है वो उसकी माँ के नाम के स्टेटस से जीती है. मीन्स लोग ये कहते हैं कि ये औरत इसकी माँ है, ठीक है, तो उसका नाम सिर्फ ये रह जाता है, उसकी डेजिग्नेशन सिर्फ ये रह जाती है कि वो फलाने बच्चे की माँ है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती. और फिर वो ये भी कहती है कि बहुत सारी वुमेन बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करती, रिवोल्ट नहीं करती इस चीज के खिलाफ कि जब भी किसी कोई शादी होती है तो जो वुमन है उसकी लीनिएज तो खत्म हो जाती है, सिंक मीन्स डूब जाती है, और सिर्फ उसके हस्बैंड का नाम होता है जो कि चलता है. ये तो हमारे यहाँ आज भी प्रेजेंट है, आज भी प्रेवलेंट है. बहुत सारी वुमेन अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम अपने नाम के पीछे लगा लेती है. मीन्स वो अपने पेरेंट्स की लीनिएज को तो खत्म कर देती हैं और वो अपने हस्बैंड के ही नाम के साथ अपना नाम जोड़ लेती हैं और इसके साथ वो उसी की फैमिली की हो जाती हैं और हम कोई भी इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करते. In many traditional societies, the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife. In some, indeed, the child's relationship with the rest of his family is as important or even more important than either.
तो अब यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशनशिप की बात हो रही है। वो कहती है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं जहाँ पे माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो पति पत्नी के रिलेशनशिप से भी बड़ा होता है, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर बच्चे का उसकी बाकी की फैमिली के साथ जो रिलेशन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उसका उसके माँ के साथ होता है। A number of social usages may stress the child's relationship with the rest of his kin group at the expense of that with his parents. His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents. यहाँ पे kin group क्या है? आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए उसके अंकल, आंट्स, कजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स। इंटीमेसी मीन्स क्लोजनेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी सोशल यूसेजेस ऐसी भी हैं जहां पर एक बच्चे के उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है देन द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स। मीन्स वो बच्चा अपने मम्मी पापा के इतने क्लोज नहीं होता जितने कि वो अपने अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स और कजन्स के क्लोज होता है। His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents. तो उस बच्चे के साथ उसके जो आंट्स और अंकल्स होते हैं वो ज्यादा प्यार दिखाते हैं पब्लिक में देन हिज पेरेंट्स। मीन्स पेरेंट्स नहीं शो करते कि वो अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं जितने कि उसके अंकल्स, आंट्स और बाकी रिलेटिव्स शो करते हैं। In many traditional societies in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by enforced abstinence or actual separation of parents in order to strengthen the extended family. Thus, children are not born at the whim of the parents, but in response to a broader pressure from the whole group. बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं भारत में और अफ्रीका में जहां पर की जो बायोलॉजिकल फैमिली है मींस मदर, फादर एंड चाइल्ड, उस फैमिली को तोड़ दिया जाता है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के उस फैमिली को कमजोर कर दिया जाता है। जिसको कैसे किया जाता है? बाय एनफोर्स्ड एब्सटिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स। एब्सटिनेंस मीन्स किसी चीज से दूर रहना, तो ऐसा फोर्स किया जाता है माँ बाप को वो एक दूसरे से दूर रहें, या फिर उन्हें सेपरेट ही कर दिया जाता है ताकि उस बच्चे का उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। मीन्स उस बच्चे के माँ बाप और उस बच्चे ये फैमिली नहीं बनने दी जाती, रादर उस बच्चे को उसके बाकी फैमिली, अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स के साथ क्लोज लाने के लिए उसके पेरेंट्स को अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सके। नहीं तो क्या होगा, एक छोटी फैमिली बन जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं। लेकिन ऐसी फैमिली नहीं बनानी, हमें एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली बनानी है। इसी वजह से ये जो छोटी फैमिली है इसे तोड़ दिया जाता है ताकि ये बच्चा अपनी ब्रॉडर फैमिली के साथ ज्यादा क्लोज हो सके। The woman who satisfies the longings of her peers by producing the child they are all anxious to see finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. अब ये जो औरत है वो क्या करती है, अपने आसपास के लोगों की जो चाहत है उसे सेटिस्फाई करती है। जब वो एक बच्चे को बर्थ देती है वो सब बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं उस बेबी को देखने के लिए। तो जब वो उस बेबी को बर्थ दे देती है तो उसे क्या लगता है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, बहुत सक्सेस हासिल किया है, और वो सब उसके साथ मिलके इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। Among the few first-person accounts of how this works in practice is this one from a young Sylheti woman. तो अब यहाँ पे राइटर हमें एक और वुमन का एक्सपीरियंस बताती हैं, वो सिलहेट से है। सिलहेटी एक और जगह है अफ्रीका में। तो वो हमें बताती है कि उसके यहाँ पर चाइल्ड बर्थ को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। If a girl is lucky and her parents are alive, she goes to her mother's house for the last few months of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life. There she gets a lot of love and care. ये चीज का प्रचलन हमें भारत में भी बहुत जगहों पर देखने को मिलता है। आजकल नहीं तो पहले ऐसा बहुत कॉमन था कि जब वुमन के फाइनल स्टेजेस होते हैं चाइल्ड बर्थ के, मीन्स कह लो 7th या 8th मंथ में, वो अपने मायके चली जाती है और वहां पर ही रहती है बच्चा होने के कुछ महीनों तक। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि वो लास्ट फ्यू मंथ्स में चली जाती है और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, जब तक बेबी 3 महीने का होता है तब तक वहीं पर रहती है, और वहां पर उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार देते हैं। शी इज आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू फैंसी, ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। व्हेन द बेबी इज born, it is an occasion of joy for the whole family.
तो उसकी बहुत देखभाल की जाती है, सब पूछते हैं तू क्या खाना चाहती है, तेरा क्या मन है, सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, और जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है पूरी फैमिली के लिए। The naming ceremony is lovely. It is held when the boy is 7 days old. A new dress is bought for it and a new sari for the mother. There is feasting and singing until late at night. तो जब बेबी पैदा हो जाता है उसके 7 दिनों बाद उसका नामकरण किया जाता है। तब बेबी को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, माँ को नई साड़ी दी जाती है। सब लोग त्योहार की तरह उस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। The women and girls gather and sing songs. Garlands of turmeric and garlic are worn to ward off evil spirits. That's when the name is chosen. The ceremony is held for the birth of a boy or a girl. तो जितनी भी घर परिवार में औरतें और लड़कियां होती हैं वो खुशियों के गीत गाती हैं, और माँ बच्चे को हल्दी और लहसुन के मालाएं पहनाई जाती हैं ताकि कोई बुरी नजर ना लग जाए, और फिर उस बच्चे का नाम रखा जाता है। ये सेरेमनी चाहे बच्चा बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लिए ही की जाती है। Of course, it is considered better to have a boy, but the birth of a girl is celebrated with the same joy by the women in the family. They sit together eating pan and singing. तो कहती है कि ऑब्वियसली अगर लड़का पैदा होता है तो उसे बेहतर माना जाता है, लेकिन दोनों के लिए ही सेलिब्रेशन इक्वल होती है, और सब इकट्ठे बैठकर पान खाते हैं और गाना गाते हैं। पान हम सबको पता है, बीटल लीव्स का एक अलग छोटा सा पैकेट सा बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं, उसे पान कहते हैं। Some of us might be young unmarried girls, other aged ladies of 40 or 50. There are so many jokes, so much laughter. People look so funny eating pan and singing. The men don't take much part. They may come and have a look at the baby, but the singing, the gathering together at night, it is all women. फर्दर वो कहती है कि वहां पर सारी विमेन ही होती हैं जो सेलिब्रेट करती हैं। कुछ अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, कुछ बड़ी लेडीज होती हैं 40-50 इयर्स एज की, तो सब जोक करती हैं, आपस में हंसी मजाक होता है। पीपल बहुत फनी लगते हैं जब वो पान खाते हैं और गाना गाते हैं। तो जितने भी आदमी होते हैं वो इस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ आते जाते रहते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बेबी को देखने आ जाते हैं। लेकिन ये जो गाना है, ये जो गैदरिंग है, पूरी रात चलती है और सिर्फ विमेन इसमें हिस्सा लेती हैं। The songs are simple songs which are rarely written down. They are about the lives of women in Bengal. तो ये जो गाने हैं बहुत ही सिंपल गाने होते हैं, किसी ने कभी इन गानों को लिखा नहीं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन के लिए होते हैं और रीजनल होते हैं। तो जितने भी गाने हैं जो सिलेटी विमेन है जिसकी यहाँ पे बताई जा रही है बात, वो कहती है कि ये बंगाल के जो विमेन हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड गाने होते हैं। Among the rewards of pregnancy in this case, as in many others, is that the woman gets to go home to visit her mother and sisters. The nostalgic tone of the description, which is clearly tinged with rose, may be the product of the contrast that this young woman finds in England. Nostalgic means related to fascination for the past. Tinged means added, किसी चीज की झलक दिखना। तो यहाँ पे राइटर कहती है कि ये जो वुमन है, इसने जब हमें बताया कि उसके वहां पर चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, तो वो ये बता रही है कि प्रेगनेंसी का एक रिवॉर्ड है एक औरत के लिए, एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या रिवॉर्ड है कि उसे अपने मायके जाने के लिए मिल जाता है। बच्चा पैदा होने से कुछ महीने पहले वहां चली जाती है और ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए वहां रहती है, तो उसे इतनी देर का टाइम मिल जाता है अपनी माँ बहनों के साथ स्पेंड करने के लिए, और उसे अपना पुराना वक्त याद आता है। तो राइटर कह रही है कि सिलेटी वुमेन की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसे हमें देखने को मिलता है अ टिंज ऑफ रोज, यानी कि खुशी। उसके अंदर की जो खुशी है वो झलक रही है जब वो हमें बता रही है कि उसके एरिया में चाइल्ड बर्थ कैसे होता है। जो लकी वुमन होती है जिसके पेरेंट्स अलाइव होते हैं उसे अपने मायके जाने को मिलता है। अब वो जो औरत है एट प्रेजेंट वो इंग्लैंड में है जब वो ये बता रही है, तो इंग्लैंड में रहते हुए उसे एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एक बहुत ही ऑपोजिट चीज देखने को मिलती है विमेन की लाइफ में, और इसी वजह से वो इतनी प्यार से अपने जगह के, अपने सिलहेटी विमेन की जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो लाइफ है उसे बता रही है, उसे डिस्क्राइब कर रही है, ये कहकर कि वो बहुत लकी होती है, उन्हें मायके जाने को मिलता है, ये एक रिवॉर्ड है उनकी प्रेगनेंसी का। और जब वो ये बातें बता रही है तो वो बहुत खुश फील कर रही है। Another of the Asian women who found a voice in Amrit Wilson's book gives a similarly rosy picture of rearing a child in Bangladesh. Rosy picture again means a beautiful thing.
तो यहाँ पे अब वो एक और वुमन का एक्सपीरियंस हमें बता रही है जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करती है, और उसका ये एक्सपीरियंस अमृत विल्सन की बुक में हमें देखने को मिलता है। In Bangladesh, children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family. All the children of the joint family are looked after together. They are taken to the pond for a bath, perhaps by one daughter-in-law, and she bathes them all. Then they all come in and sit to eat. Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. तो बांग्लादेश में कैसे होता है, 5-6 साल की उम्र से छोटे जितने भी बच्चे होते हैं घर में, उन सबको सारी विमेन इकट्ठे टेक केयर करती हैं। तो एक डॉटर इन लॉ उन्हें नहाने के लिए पॉन्ड पर ले जाती है, और फिर जब वो वापस आते हैं तो एक और डॉटर इन लॉ होती है, उसने खाना बनाया होता है सबके लिए। अनदर वुमन फीड्स देम। एज फॉर प्लेइंग, द चिल्ड्रन प्ले आउट ऑफ डोर्स विद नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विद टॉयज। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स। इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर रुकथोपा, मे बी देयर इज अ फेवरेट आंट, शी टेल्स देम दीज स्टोरीज। रुकथोपा क्या है, फेरी टेल्स। तो फिर वो कहती है कि एक और वुमन होती है घर में जो उन बच्चों को खाना खिलाती है। फिर वो बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, तो उनके पास कोई टॉयज नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खेलते नहीं है, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे पेड़ की डंडियां हो गई, पत्थर हो गए, ऐसी चीजों के साथ खेलते हैं। और फिर वो कहती है कि दोपहर में एक और आंट होती है जो कि उनकी फेवरेट स्टोरी टेलर आंट होती है, वो उन्हें फेरी टेल्स, परियों की कहानियां सुनाती है। But at night, when they get sleepy, they always go to their mothers and sleep in their embrace. Embrace means जप्पी डाल लेना। तो कहती है कि रात के वक्त सब बच्चे अपनी अपनी माँ के पास चले जाते हैं, जो कि उन्हें जप्पी डालकर सुला देती है। But other women do help a lot. In fact, they have such strong relationships with the child that it is not uncommon for them to be called big mother or small mother. ये हमने यहाँ पर भी सुना है, बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा, है ना। तो ये क्या होती है बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा? आपके ही घर में जितनी आपकी ताई जी हैं, चाची है, मीन्स आपके पापा के बड़े भाई, छोटे भाई की वाइफ्स, आपकी दादी, वो सब भी आपको पालने में रोल प्ले करती हैं, तो आप उन्हें बड़ी माँ, छोटी माँ ऐसे कहकर बुलाते हो। तो यहाँ पे बांग्लादेश में भी ये बताया जा रहा है कि वहां पे भी ऐसा ही कल्चर है। All technological change causes social problems. The impact of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. तो राइटर कहते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है उससे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और वेस्टर्न मेडिसिन का एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होती है, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो ओल्ड ट्रेडिशंस पर चलती हैं, तो वो उस मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। The prestige of the white coats is enormous. The respect for the miraculous hypodermics total. Enormous means huge or big, बहुत ज्यादा। Miraculous means चमत्कारी। Hypodermic means injection। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि जितने भी व्हाइट कोट्स होते हैं, व्हाइट कोट्स वो किसको कहना चाह रही है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जो प्रेस्टीज है वो बहुत ज्यादा होती है, मीन्स उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी में। लोग उनके चमत्कारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक मरते इंसान को जिंदा कर सकते हैं, उनमें इतनी, उनके हाथों में इतनी शक्ति होती है। और उनके जो इंजेक्शन है, उनका जो चमत्कार है वो तो टोटल होता है, मीन्स वो अपने इंजेक्शन के साथ एक मरते व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। The pressure of expectation makes for aggressive and dramatic procedures even when the health status of the patients is too poor to withstand them. अब लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो मेडिकल प्रोसीजर से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं, और जो पेशेंट है वो, उसका हेल्थ इतना खराब होता है, वो इन मेडिकल प्रोसीजर्स को बियर नहीं कर सकता, उन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन लोगों में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर चमत्कार कर देगा और सब मरीजों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक कर देगा। Allopathic doctors in peasant communities are dependent upon expensive drugs, sparkling equipment and lots of electricity, most of which they have not got in sufficient quantity. अब जितनी भी पीजेंट कम्युनिटीज है, मीन्स ऐसी सोसाइटीज, ऐसी कंट्रीज जो कि फार्मिंग बेस्ड है, जिनमें लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, जैसे कि हमारा देश, वहां पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें महंगी महंगी दवाइयां चाहिए, बहुत ही बड़ा, बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट चाहिए, और उन्हें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए।
तो इन चीजों की मदद से ही वो लोगों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटीज हैं जो कि फार्मिंग पर बेस्ड है, वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं है कि वो ये सारी चीजें सफिशिएंट क्वांटिटी में इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर सके। Where foreign aid has established that temple of our religion, the hospital it must make a ritual display of its power with horrible results. Sheila Kitzinger visited an enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa and this is what she saw. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रही है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि इतनी पुअर हैं कि वो खुद से अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बना सकती, तो वहां पे फॉरेन हेल्प दी जाती है और वहां पे ये जो टेम्पल ऑफ अ रिलीजन है यानी कि जो हॉस्पिटल है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं वहां के लोगों के लिए। लेकिन एक ऐसी वुमन थी, वो एक बांटू पेशेंट थी। बांटू इज अ ट्राइब इन साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ही गरीब जगह है। तो वो जो शीला किट्जिंगर है वो एक बहुत ही बड़े मॉडर्न हॉस्पिटल में जाती है जो कि ऐसे ही फॉरेन एड फॉरेन फंड्स की मदद से वहां पे बनाया गया था और उसे वहां पर जाकर बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ जो कि वो आगे हमें बताती है। The delivery ward was full of groaning, whirling women, the majority laboring alone. Oxytocin drips and pumps were in widespread use. This was the meeting place of the old Africa and the new technology of the West. Groaning means बहुत जोर जोर से रोना, पेन में जब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है तो उसमें तड़प कर रो रही है। Whirling means गोल गोल घूमना क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। तो कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में जो डिलीवरी वार्ड था वहां पे सारी औरतें ऐसे ही दर्द में करा रही थी, तड़प रही थी और ज्यादातर फीमेल्स अकेले ही लेबर पेन्स को सह रही थी, कोई भी नहीं था उनकी मदद करने के लिए। और वहां पर ऑक्सीटॉसिन ड्रिप्स, ऑक्सीटॉसिन एक हार्मोन होता है जो कि उनको दिया जाता है ताकि वो इजीली बेबी को डिलीवर कर सके। तो वहां पे ये ऑक्सीटॉसिन की ड्रिप्स और पंप्स बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे थे ताकि इन लेडीज को हेल्प मिल सके। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, ओल्ड अफ्रीका और न्यू जो टेक्नोलॉजी थी वेस्ट की वो आपस में मिल रहे थे। ओल्ड अफ्रीका तो वो पेशेंट्स थे जो कि वहां पर आए हुए थे और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट थी वो हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी जो कि वहां पे सेटअप किया गया था इन लोगों की इलाज के लिए। Pools of blood lay on the floor like sacrificial outpourings, and Bantu nurses were happy to leave them there as a witness of the blessings of the earth while they busied themselves with technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible, which it was not so difficult to do as they did not speak the same language anyway. Sophisticated means advanced and of higher standard. मीन्स एक चीज जो कि बहुत एडवांस है उस जगह के लिए। तो वो जो बांटू वुमन है वो कहती है कि जगह जगह खून बिखरा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो जो नर्सेज हैं उन्होंने उसे साफ नहीं किया था क्योंकि वो ये कहना चाहती थी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं तब ये खून बहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि धरती को भगवान का आशीर्वाद मिला है उन बच्चों के रूप में। तो कहती है कि शायद इसी वजह से वो उसे साफ नहीं करती थी। और वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ बिजी थी अपने इक्विपमेंट को मैनेज करने में और जितनी भी विमेन थी वो उनकी लेबर को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, उनकी कोई भी मदद नहीं कर रही थी। और ऐसा करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि वो जो बांटू वुमन है अगर वो हेल्प के लिए बुला भी रही थी तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कह रही है क्योंकि नर्सेज की भाषा कुछ और थी और वो इन बांटू वुमेन जो पेशेंट्स थी उनकी भाषा को समझ नहीं पा रही थी। तो इस डिलीवरी वार्ड में क्या हो रहा था, जितने भी बांटू वुमन है वो एक्सपेक्ट कर रही थी और वो अपने दर्द में रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी नर्स उनकी मदद नहीं कर रही थी। नर्स अपने ही काम करी जा रही थी, अपने ही जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है उसे ही मैनेज कर रही थी। Birth was very far from normal here and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals catering for black cleric patients from large urban ghettos, impersonal conveyor belt obstetrics accompanied by a plethora of technical innovations and machinery. गेटो क्या होता है, सफोकेटिंग सेपरेशंस मींस छोटे छोटे पार्टीशंस बना दिए जाते हैं जो कि बहुत सफोकेटिंग होते हैं, जिसमें घुटन महसूस होती है। प्लेथोरा मींस एक्सेस, बहुत ज्यादा। तो वो जो बांटू वुमन है वो कहती है कि ऐसा ही हाल उन्होंने कहीं और भी देखा था। अमेरिका में जो हॉस्पिटल्स थे जो कि सिर्फ ब्लैक पेशेंट्स के लिए थे, वहां पर भी ऐसे ही चाइल्ड बर्थ होता था। वहां पे भी उन्होंने छोटे छोटे पार्टीशंस बना दिए थे जहां पे बहुत ज्यादा सफोकेशन होती थी। और वहां पे वो कौन सा सिस्टम यूज करते थे चाइल्ड बर्थ का, कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स मींस जो प्रेग्नेंट वुमन है
उसे कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता था। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, वो बेल्ट है ना जो वो मूव करती जाती है, तो उसके ऊपर अलग अलग पेशेंट्स को ऐसे ऐसे लिटा दिया जाता था, सब एक एक करके आगे की तरफ चल देती थी और वहां पे एक डॉक्टर खड़ा होता था जो कि सबके बेबी डिलीवर करके उन्हें आगे भेज देता था, नेक्स्ट डिलीवरी करता रहता था। तो इस तरह का डिलीवरी सिस्टम वहां पर भी उसने देखा था। और वो कहती है कि वहां पर बहुत सारी टेक्निकल इनोवेशंस और मशीनरीज भी उसने देखी थी। मींस वो जो चाइल्ड बर्थ का एरिया था अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस था और वहां पे इस तरह से ढेर सारी जो ब्लैक पेशेंट्स थी उनके बेबीज को बर्थ किया जा रहा था एक मैकेनिकल वे में। If we turn birth from a climatic personal experience into a personal disaster, it matters little that the result is more likely to be a life child. तो कहती है कि हमने क्या किया, हमने जो एक चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस है उसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस की जगह एक डिजास्टर बना दिया। मीन्स अदरवाइज क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे कि हर माँ एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमने उसे मेडिकल टर्म्स में डाल दिया और एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया। उससे क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो तो एक रिजल्ट है जो कि होना ही होना है। तो एक प्रोसीजर है जिसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा कि एक बच्चा पैदा हो जाएगा। Women will no longer continue to offer up their bodies and minds to such brutality, especially if there is no one at home to welcome the child, to praise the mother for her courage and to help her raise it. तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि अगर ऐसा ही होता गया कि अगर हम अपने मेडिकल प्रोसीजर को इतना और एडवांस करते गए और चाइल्ड बर्थ को एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया जिसमें कि हम ना तो माँ की फीलिंग्स को समझते हैं, ना उसके कंसर्न्स को समझते हैं, ना उसे नेचुरली ये प्रोसेस करने देते हैं, तो उससे क्या होगा, कोई भी लेडी अपनी बॉडी और माइंड को ऑफर नहीं करेगी इस ब्रूटल प्रोसेस के लिए। जब भी वो एक बच्चे को पैदा करती है उसके फिजिकल और उसके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो वो ये असर नहीं डालेगी अपने ऊपर, क्योंकि उसे क्या लगेगा कि ये यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो घर पे कोई फैमिली है जो उस बच्चे को वेलकम करेगी या फिर उस माँ की प्रेज करेगी कि उसमें कितना करेज है, कितना धैर्य है, ना ही उसकी मदद करेगी उस बच्चे को पालने में। तो वो सोचेगी कि क्या मैं पागल हूं कि मैं बच्चे को पैदा कर रही हूँ, इतनी तकलीफ दे रही हूँ अपने शरीर को, अपने दिमाग को, उसे वो चीज यूजलेस लगेगी। तो राइटर यहाँ पे ये कहना चाहती है कि अगर हम अपने चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को इतना ज्यादा मैकेनिकल बना देंगे, इतना ज्यादा टेक्निकल बना देंगे, तो कोई भी औरत इतनी ज्यादा तकलीफ को सहने के लिए तैयार नहीं होगी। In fact, peasant communities are more level-headed and skeptical of us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium-plated technology more successfully than we like to think. Intrusion means entry करना, जबरदस्ती किसी चीज में घुसना। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि जितने भी पीजेंट कम्युनिटीज हैं, जितने भी फार्मर कम्युनिटीज हैं, वो बहुत लेवल हेडेड हैं। मीन्स वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल हुआ करता था। एंड स्केप्टिकल मीन्स वो इजीली कन्विंस नहीं होते, वो इजीली मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि और उन्होंने इस क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी की इंट्रूजन को रेजिस्ट किया है सक्सेसफुली। तो कह रहे हैं कि जितने भी पेजेंट फैमिलीज हैं वो आज भी चाइल्ड बर्थ को नेचुरल वे में ही अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि उनके पुराने टाइम से चला आ रहा था। उन्होंने ये जो एडवांस्ड मेडिकल स्टडी है, एडवांस जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसे अपने लाइफस्टाइल में एंटर नहीं होने दिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज को करने में। वो आज भी अपने पुराने तरीकों से ही चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस फॉलो करते हैं। They know that death attends too frequently in the traditional birthplace, but they also know that there are worse fates than death. तो यहाँ पे वो कहती है कि उनको ये तो पता है कि जो ट्रेडिशनल वे है चाइल्ड बर्थ का, उसमें डेथ यानी कि मोर्टेलिटी, मदर या बच्चे के मरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक ऐसी जिंदगी जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर है वो भी हो सकती है। तो राइटर क्या कहना चाह रही है कि ये जो पेजेंट कम्युनिटीज हैं उन्हें ये लगता है कि अगर उनके भी बच्चे ऐसे ही एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम में पैदा होंगे, तो वो जो माँ और बच्चे की जिंदगी है वो मौत से भी खराब हो जाएगी, मौत से भी बदतर होगी। Nevertheless, all that stops our technology from reaching into every hut and hovel is poverty. The cultural hegemony of Western technology is total. Hegemony means dominance.
तो फर्दर वो कहती है कि वो जो चीज जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को गरीब लोगों तक पहुंचने से रोकती है वो क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। मींस जो गरीब लोग हैं वो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से वो उन्हें नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जानबूझकर नहीं लेते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस टोटल है। मींस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हर एक इंसान के ऊपर प्रेवलेंट है और हावी है, तो हम उससे बच नहीं सकते। सिर्फ जो पेजेंट कम्युनिटीज हैं वो अभी तक इसीलिए बची हुई हैं क्योंकि वो इतनी गरीब हैं कि वो इन टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। The voices of the few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines, which is probably just as well. For if we succeed in crushing all pride and dignity out of childbearing, the population explosion will take care of itself. तो यहाँ पे राइटर कहती हैं कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो कि चेतावनी दे रही हैं, आवाजें उठा रही हैं, लेकिन ये जो हमारी मशीन्स हैं, मशीन्स कौन सी, ये जो हमारी एडवांस्ड मेडिकल केयर की जो मशीन्स हैं उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो हमिंग और थ्रॉबिंग की आवाजें हैं वो इतनी ज्यादा लाउड है कि इन कुछ औरतों की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो वो कहती है कि अगर हम चाइल्ड बर्थ में से एक औरत के लिए जो प्राइड और डिग्निटी की बात है, मीन्स उसका हम प्रेज करते हैं, हम कहते हैं कि वो कितनी करेजियस है, हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं, अगर हम इन सब चीजों को निकाल देंगे तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टेक केयर कर पाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खुद ही कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मीन्स बच्चे पैदा होने कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी वुमन इतनी पेन नहीं लेगी, अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस नहीं करेगी, अपने माइंड को तंग नहीं करेगी अगर उसे लगेगा कि सोसाइटी में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, कोई भी नहीं चाहता कि वो बच्चा पैदा करे, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है और ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो उसे फॉलो करना है, इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई अलग सा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो कोई भी वुमन ये चीज नहीं करेगी। तो हमारी राइटर कहती है कि ऐसे क्या होगा, खुद ही खुद हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिससे के पैदा होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़नी बंद हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पे राइटर ने एक बहुत ही डीप बात हमें बताने की कोशिश की है, और वो ये बात है कि जो मेडिकल प्रोसेस है वो इतना एडवांस होता जा रहा है कि वो चाइल्ड बर्थ को एक मैकेनिकल प्रोसेस बना रहा है, उसे एक नेचुरल एक्सपीरियंस नहीं रहने दे रहा, और जो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हो गई है, तो वो कोई भी वुमेन अब बच्चे नहीं पैदा करेगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़नी कम हो जाएगी, क्योंकि number of women who give birth to children will reduce. No woman would want to harm her body, exploit her body and mind for childbirth, because she will feel that it is useless. And with this we come to an end of this chapter. I hope you've understood it. If you have any doubts, you can write in the comments, and I'm Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.